भारत माता की, भारत माता की। आज सरदार वल्लभ भाई की पुण्यतिथि है। मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप लोग बोलिए अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान तीरथ जी, इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भुवन चंद जी, श्रीमान भगत सिंह जी, श्रीमान रमेश जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए इस देवभूमि के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस देवभूमि को नमन करता हूं। यहां की पवित्रता को बरकरार रखने वाले यहां के कोटि कोटि जनों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, देहरादून इस रैली के लिए समय देने का मेरा मन नहीं करता था। मेरे मन में वो आपका आपदा के काम, वो पीड़ित लोग, वो संकट की छाया 6 महीने आए, मेरी आंख के सामने से ओझल नहीं हो पाई। मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की रही क्या राजनीति इतनी निष्ठुर हो सकती है कि कोई अपनों के दुख दर्द भी न बांट सके। पीड़ितों के पास जाकर उनके आंसू पहुंच न सके। भाइयों बहनों, मैं उस दुख की घड़ी में दौड़ा आया था। लेकिन राजनीतिक निष्ठुरता ने मुझे यहां से विदाई कर दिया था। भैया चलो उसे बोल दे मोदी जी में वो कसक, वो दर्द, वो पीड़ा आज भी
मेरे दिल दिमाग को झंझोड़ती रहती। भाइयों बहनों, मुझे चिंता अभी भी हो रही। कठिन मौसम शुरू हो रहा है। बर्फ के बीच एक पीड़ित परिवार कैसे गुजारा करेंगे, कैसे जीवन बिताएंगे। भाइयों बहनों, हमारे यहां भूकंप आया था। गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था, लेकिन दुनिया के किसी कोने से किसी ने भी मदद का हाथ फैलाया, हमने तुरंत उसको गले लगाया। आओ भाई, हम दुख में हैं, संकट में हैं, आओ जो भी मदद कर सकते हो करो। हमने सबसे मदद ली। उत्तराखंड ने भी हमारी मदद की, पाकिस्तान ने भी मदद की थी दोस्तों, और हमने मदद ली थी। दुख और दर्द के समय राजनीति का साया पीड़ितों की पीड़ा को अगर बढ़ा दे तो मानवता चीख चीख करके पुकार कर हमसे जवाब मांगती रहे। और इसी के कारण मन में हमेशा एक बोझ, भाइयों बहनों, मेरा इस धरती से एक विशेष नाता भी रहा। मैं यहां प्रभारी था। हिमालय के प्रति मेरा बचपन से लगाव भी रहा है। देखिए, जो होगा सो होगा, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा उत्तराखंड भी हमारा है। उन्होंने पैकेज दिया, 10 साल के लिए पैकेज दिया, और ये नहीं देखा किसकी सरकार है। लेकिन इन्होंने आकर के क्या किया, 10 साल में से 7 साल कर दिया। हजारों करोड़ रुपयों की लागत से कारखाने आ रहे थे। मेरे गुजरात से भी कईयों ने यहां कारखाने लगाए। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि यूपीए सरकार ने आकर के आपको अटल जी ने जो सहूलियत दी थी उसको भी छीन लिया। भाइयों बहनों, शासन में बैठे हुए लोगों के लिए अपने पराये नहीं होते हैं, सारे के सारे हमारे होते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हम बहुत सालों में यहां एक बात सुनते थे जब भी आते थे। कोई भी बात हो, कोई कार्यक्रम करना हो, यहां की मीटिंग करना हो, तो ये कहावत तो मुझे मेरे दिमाग में ठूस ठूस में भर दी गई थी। बोले मोदी जी, ये गुजरात नहीं है, ऐसा मुझे कहते थे जब मैं यहां काम करता था। बोले आप पहाड़ को नहीं जानते, यहां की जवानी और यहां का पानी हमारे काम नहीं आता। ये मुझे बार बार सुना। यहां की जवानी और यहां का पानी पहाड़ के काम नहीं आता। भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है। अब विज्ञान पानी को भी पहाड़ के काम में आ सकता है, और जवानी पहाड़ को खुशियों से भर सकती है। वक्त बदल चुका है।
खड़ा हो। इसका कारण क्या? आप लोगों का जवाब हाजिर है। मिलकर जल विद्युत परियोजनाएं वो पानी को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है, और ऊर्जा न पहाड़ों की लेकिन राष्ट्र की शक्ति बन सकती है, और वो किया जा सकता है। लेकिन इनको न समय है, न करना है, न सोच है। वो तो चाहते हैं लोग गरीब रहे, लोग ऐसे ही रहे ताकि उनकी सरकारें चलती रहे। भाइयों बहनों, आज मेरे इस पहाड़ों का नौजवान इतनी अच्छी मौसम छोड़ करके, इतना बढ़िया माहौल छोड़ करके शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? बूढ़े मां बाप को छोड़ करके नौजवान को क्यों जाना पड़ रहा है? सारी दुनिया के कई देश हैं जो सिर्फ टूरिज्म पर अपने देश को कहां से कहां ले जाते हैं। भाइयों बहनों, ये भूमि ऐसी है कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक कभी न कभी जिंदगी में एक बार इस पवित्र भूमि पर आना चाहते हैं, सपना देख करके रहते हैं। हर नौजवान को रहता है कि मां बाप को हरिद्वार ले जाऊं, ऋषिकेश ले जाऊं, बद्रीनाथ ले जाऊं, गंगोत्री ले जाऊं, यमुनोत्री ले जाऊं। हर एक का सपना है। आप कल्पना कर सकते हैं? मैं सिर्फ आर्थिक परिभाषा में बोलूं, उसको कोई गलत अर्थ मत निकालना है। अगर आर्थिक परिभाषा में कहूं तो 125 करोड़ यात्रियों का मार्केट उत्तराखंड का इंतजार करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा अवसर आपके सामने है। क्यों विकास नहीं होता? क्यों लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया जाता? भाइयों बहनों, पूरे विश्व में आज टूरिज्म उद्योग सबसे तेज गति से विकास हो रहा उद्योग माना जाता है। $3 ट्रिलियन के व्यापार की संभावनाएं टूरिज्म में पड़ी हुई है। हिंदुस्तान के लोगों की आस्था है, और दुनिया के लोगों के मन में भी जो शांति की खोज में है, जो वैभव से उब चुके हैं, वे भी इस धरती की शरण में आने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। हम न सिर्फ हिंदुस्तान, सारी दुनिया को उत्तराखंड के चरणों में लाकर के खड़ा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों में से जो विकास की अवधारणाओं का अभ्यास करते हैं, मैं उनको आग्रह करता हूं, आप आज से 30 साल पहले के मक्का को याद कीजिए। 30 साल पहले मक्का का रूप क्या था? बहुत इने गिने लोग आते थे, व्यवस्थाएं बहुत सामान्य थी। लेकिन पिछले 30-40 साल में मक्का को उस रूप में खड़ा कर दिया गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यात्री किसी एक स्थान पर आते होंगे तो स्थान मक्का बन गया है। अरबों खरबों का डॉलर का ढेर वहां हो रहा है। हर हिंदुस्तानी के लिए ये भूमि कितनी पवित्र है। थोड़ी व्यवस्थाएं कर दी जाए तो कहां से कहां उत्तराखंड पहुंच सकता है। क्या हिंदुस्तान के हर राज्य को इस धरती से रेलवे से जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए?
अगर केरल से सीधी ट्रेन यहां आती है, चेन्नई से आती है, अहमदाबाद से आती है, आप मुझे बताइए यहां यात्रियों की कमी रहेगी क्या? यहां की आर्थिक सुविधाएं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लेकिन इनको ये समझ नहीं आता है। उनको लगता है हिंदुस्तान के हर कोने से ट्रेन दिल्ली तो आनी चाहिए, लेकिन देश का दिल उत्तराखंड में है, वहां भी तो आनी चाहिए। थोड़ी सी सुविधाएं बढ़े। और भारत के यात्री कष्ट झेल करके यात्रा करने के स्वभाव के हैं। अगर उनकी चिंता की जाए, अगर यहां के सार्वजनिक जीवन में उन आदतों को लाया जाए, कितना बड़ा परिणाम मिल सकता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में औद्योगिक विकास के लिए एसईजेड की संकल्पना की गई है, व्यवस्था खड़ी की गई है। और एसईजेड की चर्चा स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसकी बराबर हुआ करती है। मैं कहता हूं उत्तराखंड तो सदियों से एसईजेड है, और मेरी एसईजेड की परिभाषा है स्पिरिचुअल एनवायरमेंट जोन। यह आध्यात्मिक पर्यावरण का जोन है पूरा। उसी पर बल देकर के आध्यात्म की खोज में जो चाहते हैं, उनके लिए एक स्वर्ग भूमि के नाते हम आकर्षित कर सकते हैं। भाइयों बहनों, विश्व छोटा होता चला जाता है, और मैं कहता हूं टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। जितना ज्यादा आप मुझे कहिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए कितना स्कोप है? क्या हमारे पास एडवेंचर टूरिज्म के लिए स्कूल्स है क्या? नहीं बनाई जा सकती क्या? जब समर वैकेशन हो पूरा हिंदुस्तान में, नौजवानों को एडवेंचर टूरिज्म में ला करके हर गांव में कैंप लग सकते हैं, नहीं लग सकते? यहां की आबादी से 3 गुना लोग यहां एडवेंचर टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, 3-3 महीने के लिए आ सकते हैं। रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्या? भाइयों बहनों, जिस प्रकार से ये उत्तराखंड स्पिरिचुअल एनवायरमेंट जोन है, वैसा उसका दूसरा भी एक एसईजेड कैरेक्टर है। ये भूमि ऐसी है जो देश को सुरक्षा के लिए ताकत देती है। यहां से हर परिवार में, हर गांव में देश के लिए बलि चढ़ने वाले सेनानियों की परंपरा है। सेना में जाओ, सीना तान करके गर्व हो, ऐसे नौजवान इस धरती से आते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, क्या मेरे उत्तराखंड के, कुमाऊं के, गढ़वाल के नौजवान सामान्य फौजी बनकर के जिंदगी गुजारे क्या? और कब तक चलेगा ये? क्या मेरे गढ़वाल कुमाऊं के साहसिक नौजवान सेना में अफसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? वो अफसर के नाते जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? आज सेना में अफसरों की कमी है। कई लोग खाली जगह पड़ी हुई है। अगर ऐसी जगह पर जहां के लोगों में वीरता जो स्वभाव है, क्या यहां पर इस प्रकार के अफसरों को तैयार करने वाली स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती है क्या? अगर यहीं पर नौजवान उसी स्कूल, कॉलेज से निकल करके फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में चला जाए, वो सीधा सीधा अफसर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यहां के जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उनको ये समझ नहीं आता है। हम गुजरात के लोग
ये यूनिफॉर्म वाली दुनिया में बहुत कम होते हैं। पुलिस में भी लोग ज्यादा नहीं जाते हमारे, सेना में तो शायद ही कोई मिल जाए। उसके बावजूद भी नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए हमारे यहां 1600 किलोमीटर समुद्री तट है, पड़ोस में पाकिस्तान है, बड़ा रेगिस्तान है। तो हमें लगा कि हमें अपने पैरों पर तैयारी करनी चाहिए और हमने अलग रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। और जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म में रहना चाहते हैं, हम उनको 10वीं कक्षा के बाद उसी में एडमिशन दे करके अब उनको तैयार करने लगे। जिस राज्य का ये स्वभाव नहीं है वहां भी अगर ये किया जा सकता है तो यहाँ की रगों में वीरता है, यहाँ की रगों में शौर्य है। यहाँ के लोग सेना में जाकर के भारत मां की रक्षा करने के लिए, अपना जीवन देने के लिए परंपरा से, सदियों से नई नई ऊंचाइयों को सर करते रहे हैं। क्या उनके जीवन के लिए ये व्यवस्था नहीं हो सकती है? भाइयों बहनों, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, रामायण में कथा आती है, और उनकी बीमारी से मुक्त कराना, मूर्छा से मुक्त कराना, तो क्या कहा गया? राम जी ने हनुमान जी को कहा हिमालय जाइए, जड़ी बूटी ले आइए। हनुमान जी हिमालय आए, जड़ी बूटी ले गए और दक्षिण में जाकर के लक्ष्मण जी को ठीक किया। हिमालय जड़ी बूटियों का भंडार है। क्या भाइयों बहनों, जड़ी बूटियों का जहां भंडार पड़ा है वहां औषधों के निर्माण का काम नहीं किया जा सकता है? रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं लगाई जा सकती? इतना ही नहीं, हर्बल मेडिसिन में चाइना हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इतना बड़ा हिमालय हमारे पास है, जड़ी बूटियों का भंडार हो, पारंपरिक ज्ञान हो, उसके बावजूद भी नौजवान बेकार हो, मेडिसिन बनती न हो, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन पहुंचाने का काम न होता हो, इससे बुरा क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, पहाड़ों में माता बहनें परिवार को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान देती है। किसी भी परिवार में चला जाइए, माताएं बहनें कोई न कोई आर्थिक प्रवृत्ति करती हैं। ये पहाड़ों की विशेषता है। पहाड़ों के जीवन को चलाने में माताएं बहनें बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। क्या हम अकेले उत्तराखंड की माताओं बहनों को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में, नई नई वस्तुओं के निर्माण के क्षेत्र में अगर उनको हम ट्रेन करें तो क्या हम उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं? लेकिन भाइयों बहनों, ये दिल्ली में बैठे हुए और देहरादून में बैठे हुए लोगों के दिमाग में लोगों की भलाई की चिंता नहीं है। उनकी भलाई के लिए क्या करना, किन किन क्षेत्रों में जाए, कैसे आगे बढ़े, ये उनकी सोच नहीं है। और इसी का नतीजा है कि भाइयों बहनों, हम नई चीजें के नए तरीके से सोचनी चाहिए। मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान भर से नौजवान हमारे गुजरात में रोजी रोटी कमाने आते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। हमने एक कंपनी को कहा, मैंने कहा भाई मेरा एक सुझाव है, तुम एक पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हो क्या? उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं कानून वानून तो बाद में देख लूंगा, लेकिन मुझे एक काम करो। हमने कहा कि इतने लोग बाहर से तुम्हारे आकर के काम करते हैं और वो 8 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, क्या उसके हिसाब से तुम अंदाज लगाओ कि एक व्यक्ति 1 महीने में कितना आउटपुट देता है, और उसके हिसाब से तुम उसको कह दो कि भाई देखो इस महीने में तुम्हें इतना काम करना है,
फिर वो 6 घंटे काम करे, 8 घंटे करे, 10 घंटे करे, 12 घंटे उसको करने दो। और फिर अगर वो साल भर का काम 6 महीने में कर देता है तो उसको तनख्वाह के साथ, पगार के साथ, पेमेंट के साथ 6 महीने की छुट्टी दो। ताकि 6 महीने खेती के समय वो अपने गांव जाए, मां बाप के साथ रहे, खेती में मदद करें। 6 महीने परिवार के साथ रह करके आर्थिक प्रवृत्ति करें। 6 महीने कारखाने में आकर के करें। भाइयों बहनों, वो प्रयोग मैंने एक जगह पे किया है, इतना सफल हुआ है, सारे नौजवान खुश हैं, क्योंकि वो वहां रोजी रोटी कमाने आए, उनके पास समय है। वो 8 घंटे के बजाय 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम खींच लेते हैं और छुट्टियां जमा करते हैं। और घर में जब सीजन होती है काम की, छुट्टी पे चले जाते हैं, घर भी संभालते हैं, हमारे यहाँ के काम भी करते हैं। क्यों भाइयों बहनों, हम हमारे देश के नौजवानों के लिए कुछ नई सोच के साथ, नई व्यवस्थाओं को विकसित करके हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब मैं आज आपके पास आया हूं तो मैं इसी बात को लेकर के आया हूं कि भाइयों बहनों, हमारा ये दायित्व बनता है, हम हाथ पर हाथ खड़े रह करके न बैठे, क्या करे, पहाड़ की जिंदगी ऐसी है, अरे भगवान ने यही पैदा किया, गुजारा ही नहीं चलेगा। हमें स्थितियां बदलनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। और मैं मानता हूं मित्रों, परमात्मा ने जो आपको दिया है वो परिस्थितियां पलटने के लिए इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। एक नई आशा होनी चाहिए भाई बहनों, नई सोच होनी चाहिए, नया उमंग होना चाहिए, नए सपने होने चाहिए, नए संकल्प होने चाहिए। और मैं मानता हूं भाइयों बहनों, अगर हम इस विश्वास के साथ उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प करें, हम बढ़ा सकते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर है, उनको परवाह नहीं। आपने देखा होगा, कल एक नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस के नेताजी ने, और वो लोकपाल पर भाषण दे रहे हैं। हाँ, आप जान गए ना, आप लोग, आप बोलिए, क्या बोलूं, बताओ, क्या बोले, क्या बोले, आप तो पहुंच गए हैं ना, बहुत बढ़िया। कांग्रेस के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतनी बड़े महान उपदेशक के नाते वो कह रहे हैं लोकपाल बिल के लिए, मैं देहरादून की धरती से, इस पवित्र धरती से, गंगा मैया के किनारे से उनको सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको लोकपाल का इतना महात्म्य अगर समझ आता है, भ्रष्टाचार की इतनी चिंता है, कल आप देश के नाम इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, मैं जरा पूछना चाहता हूँ, इसी बसंत विहार उत्तराखंड की धरती ने फॉरेस्ट क्वार्टर में रहते हैं, भुवन चंद जी खंडूरी के शासन में एक महत्वपूर्ण फैसला किया। लोकपाल का कानून बनाया था और जिसको पढ़ करके अन्ना हजारे ने भुवन चंद जी को ढेर सारी बधाइयां दी थी। कांग्रेस के मेहरबान, हमें ये बताओ, लोकपाल अगर आपको इतना प्यारा लगा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति का एक सहारा निकला है, तो आपने उत्तराखंड में उसको लागू क्यों नहीं होने दिया? आपकी पार्टी ने लागू क्यों होने नहीं दिया? भाइयों बहनों, देश की जनता की आंख में धूल झोंकी जा रही है। और अगर यही बात हमारे साथ होती ना,
तो हमारे मीडिया के मित्र कहां से खोज के ले आते हैं कि फलाने राज्य के, फलाने गली के, फलाने भाजपा वाले ने ऐसा किया था, जवाब दो। अरे कोई तो पूछो इनको, कोई तो पूछो। भाइयों बहनों, अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और हवा का रूप साफ नजर आ रहा है। देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत की शुभ शुरुआत कर दी है। 4 राज्यों ने पहल की है और आने वाले दिनों में जो 4 राज्यों ने किया है वो चारों ओर होने वाला है। ये हवा का रुख में साफ दिखता है। भाइयों बहनों, मैं एक बात की ओर उत्तराखंड के भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्यों को जन्म दिया। एक उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा झारखंड। समय की मांग है कि हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडित अब 13 साल हो चुके हैं। जरा इन 3 राज्यों का हिसाब किताब देखें, उनकी तुलना करें, अध्ययन करें। और भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता, उसने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने बार बार लगातार भाजपा को चुन करके बिठाया और उसका कारण यह हुआ है कि आज छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन झारखंड और उत्तराखंड पिछड़ गए। क्यों? यहां की जनता ने बार बार दल बदले, सरकारें बदली, नेता बदले, अस्थिरता ही अस्थिरता बनी रही और उसके कारण उत्तराखंड को बहुत नुकसान हुआ है। भाइयों बहनों, अब प्रयोग बहुत कर लिए, एक बार भरोसा कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर लीजिए। मैं आपको भरोसा देने आया हूं भाइयों। आपके सपने, ये हमारा संकल्प बनेगा। आपकी इच्छा, ये हमारा आदर्श होगा। आपकी आवश्यकता, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। और हम इस उत्तराखंड को, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल में उत्तराखंड के लिए जगह है। उस उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों को पूरा करने में हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ जुड़ेंगे। भाइयों बहनों, मैं बहुत साल इस भूमि में काम किया है। मैंने चुनाव के समय भी काम किया है, संगठन के लिए भी काम किया है, लेकिन ऐसा नजरिया कभी देखा नहीं। मैं देख रहा हूं रोड के उस पार भी लोग खड़े हैं। कहीं पर नजर करो साहब, माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की जनता का बहुत आभारी हूं। इस पीड़ा की अवस्था के बावजूद भी आपने जो प्रेम दिया है, उस प्रेम को हम कभी भूल नहीं सकते। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।
दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अब देखिए कैमरा वाले मेरी तरफ नहीं आपकी तरफ घूम चुके हैं, बराबर ताकत दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे